आज की ताजा खबर। नमस्कार, हरकारा न्यूज रूम में आपका स्वागत है। हम लाए हैं आपके पास आज का न्यूज़ लेटर, जो कि ऑडियो और टेक्स्ट दोनों शक्लों में आप तक आता है और अब हम उस पे बात करेंगे। मेरे साथी राजेश चतुर्वेदी और गौरव नौरियाल। और आज हम बात करते हैं, गौरव, आज की क्या खास खबर है? मॉर्निंग। कल 25 जून को भारत में तो दिन भर ही इमरजेंसी की चर्चा रही। कल उससे 50 साल पूरे हुए। 1975 में इंदिरा गांधी के शासन में जो इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल, उसको 50 साल हुए। तो हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की है। उसके अलावा भी और भी मामलों को हमने आपातकाल के इर्द गिर्द की और कहानियों को भी कल शामिल किया है अपने आज के न्यूज लेटर में। और ये सवाल भी उठते हैं कि भाई तब की इमरजेंसी ज्यादा बुरी थी या आज जो अघोषित आपातकाल की बात की जाती है वो ज्यादा खतरनाक है। इसमें हम आगे बात करेंगे। एक खबर टाइम्स ऑफ इंडिया ने लगाई है कि मोदी सरकार एनआरसी को फिर से लागू करना चाहती है। तो भारत के अलावा अगर बाहर पूरी दुनिया में जिस खबर की सबसे ज्यादा कल चर्चा हुई है 25 जून को, आज हमने वो कैरी किया है, वो था नाटो की हेग में बैठक थी। तो वहां पे ट्रम्प साहब का पूरा जलवा रहा। एकदम विश्व गुरु वाली इमेज की हर आदमी नतमस्तक दिखता है, उन्हें खुश करने की कोशिश में नजर आता है वहां। तो नाटो पे हमने कवर किया है। विक्रम मजीठिया अकाली दल के एक नेता हैं पंजाब में, उनकी गिरफ्तारी कल हुई है। इसके अलावा जम्मू से एक बड़ा अजीब सा वीडियो सामने कल आया, जिसमें एक युवक को अर्धनग्न करके जूतों की माला पहनाकर कार की बोनट पर रखकर घुमाया गया। तो इस पे काफी बवाल मचा है। वहां पे राजनीतिक दलों ने भी इसकी आलोचना की है। शुभांशु शुक्ला आखिरकार एक्सियम 4 जो एक अंतरिक्ष यान से उन्हें जाना था स्पेस सेंटर में, और बार बार उनकी यात्रा जो डिले हो रही थी, कल फाइनली उस यान ने उड़ान भर ली है। भारत की इस पे नजर थी। भारत की तरफ से शुभांशु शुक्ला इस मिशन में गए हैं। उनके अलावा और भी देशों के लोग हैं उसमें, हंगरी के एस्ट्रोनॉट और बाकी जगहों के भी। डीयू में एक खबर आई है कि जातीय भेदभाव के चलते एक दलित वैज्ञानिक को प्रोफेसर नहीं बनाया गया। उनकी जगह जूनियर्स को प्रमोट करके नियुक्ति मिली है। तो इस पे भी काफी बवाल हुआ है। जोहरान ममदानी की खबर हमने ली है। न्यूयॉर्क में आज इलेक्शन है मेयर का। जोहरान ममदानी भारतीय मूल के हैं और काफी लोकप्रिय। उनके पिता भारतीय मूल के हैं। तो नहीं, उनके पिता युगांडा के हैं और उनकी माँ जो है भारतीय मीरा माँ नायर। उनकी सॉरी जी, माँ उनकी भारतीय मूल की है, मीरा नायर। और उनकी काफी उनके चुनाव प्रचार के अंदाज को लेकर न्यूयॉर्क में काफी चर्चा है। वो चर्चा भारत तक भी आई, क्योंकि वो एकदम बॉलीवुड के स्टाइल में उन्होंने अपना जो इलेक्शन कैंपेन था उसके इर्द गिर्द रखा। तो एक खबर हमने ये ली है। इसके अलावा हमने ईरान इजराइल की जो जंग हुई है उसको समझने में कि भाई जंग से हासिल क्या हुआ है दोनों मुल्कों के बीच, इस पे हमने एक विश्लेषण 5 सवालों के जवाब शामिल करके एक विश्लेषण तैयार किया। तो मोटे तौर पे यही खबरें रही। नाटो रहा, आपातकाल की चर्चा रही, और उसके अलावा छोटी मोटी घटनाएं जो कल देश भर में हुई है वो हमने न्यूज लेटर में कैरी की हैं। जी, तो कल जो है पूरा दिन भर सारे अखबारों में और बाकी जगह पे भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ दल ने 50 साल पहले हुई इमरजेंसी को बहुत शिद्दत और जुम्बिश के साथ याद करते हुए बताया कि वो काफी बुरे दिन थे, जो कि वो एक तरह से थे, पर उसमें वो ये नहीं शायद बता रहे, जिसको लेकर फिर मैंने जब हरकारा डीप डाइव में श्रवण गर्ग साहब से बात की, तो उन्होंने, क्योंकि वो जेपी के बहुत साथ में काम करते थे और उस समय पत्रकार थे और एक तरह से टारगेट पर भी थे, तो उनका ये कहना था कि ये दिन जो इस समय जो है वो ज्यादा बुरे हैं, और उस दौरान जो खासतौर पर आरएसएस की भूमिका थी उस पर उन्होंने काफी सारे सवाल उठाए। आप लोगों में से कई लोगों ने वो वीडियो देखा है, पर अगर नहीं देखा तो आपको जाके देखना चाहिए, ताकि वो उस समय के जो गवाह थे, जो उस समय उस पूरे बदलाव को ध्यान से देख भी रहे थे और उसमें एक तरह से हिस्सेदार भी थे, तो वो एक महत्वपूर्ण बात है। तो उन्होंने जो कई बातें जो कही, उनमें से एक तो यही था कि कैसे, जैसे अन्ना आंदोलन में जो 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 बात के लोगों ने देखा कि उसको कैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक तरह से काबिज वो हो गए थे, वैसे ही उन्होंने जेपी आंदोलन पर भी काबिज वो हुए।
इसमें एक जो दिलचस्प बात है वो हमने एक किताब का हिस्सा छापा है जो जो कन्नड़ में आई थी, जो सुबैया साहब थे, जो भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक में पहले अध्यक्ष थे, और उन्होंने एक तरह से आरएसएस की भूमिका का एक एक्सपोजे किताब लिखी थी कन्नड़ में, जो अंग्रेजी में आई है, तो उसके ही कुछ हिस्से हमने हिंदी में उसमें छापे भी हैं, जो कि कृष्णा प्रसाद ने जिसका जिक्र किया था अपने सबस्टैक पर, जो जर्नलिस्ट है। उसमें ये है कि जो बार-बार माफिया मांगना और ये कहना कि हम पर पाबंदी मत लगाइए, और जेल में भी उनका जो रवैया था वो बाकी जो कैदी थे इमरजेंसी के दौरान जो मीसा के, उनसे बिल्कुल अलग था, और वो वहां जाकर भी जेल में भी एक तरह से अपना जो रवैया या उनके हिसाब से जो नॉर्म्स होने चाहिए वो बाकी लोगों पे भी थोप रहे थे, और उसको लेकर और सांप्रदायिक भी थे। तो ये कुल मिला के जो उसका एक बोलबाब निकलता है वो ये है। आज 26 तारीख है, तो आज का कई सारे कवरेज और भी हुए हैं इमरजेंसी को लेकर। हालांकि ये सवाल मैंने जब श्रवण जी से पूछा कि तो 2 पीढ़ियां निकल चुकी हैं और उसको लेकर अभी भी कितनी, तो सबको शायद इस बात का मलाल तो है कि उस समय इमरजेंसी थी, और पर उस समय के और इस समय की जब तुलना करते हैं तो कई सारे उनके महत्वपूर्ण बिंदु से निकल कर आते हैं, जो कि आप वीडियो में सुन भी सकते हैं और हमारे न्यूज़लेटर में पढ़ भी सकते हैं। उन्होंने राजेश, उन्होंने श्रवण गर्ग जी ने सामने जो बात कही, वो जो इम्पोर्टेंट बात कही है कि उन्होंने कहा कि भाई आरएसएस जो है इस तरह के मूवमेंट को हाईजेक कर लेता है। मतलब हाँ वही उन्होंने जो वो जेपी मूवमेंट का उदाहरण दिया पहले, और निकट जो मतलब हाल में जो अन्ना हजारे का मूवमेंट था उसका उदाहरण दिया कि ये उसमें घुस जाते हैं और फिर उसको उस पर कब्जा कर लेते हैं और फिर अपने हिसाब से चलाते हैं ये, और उसका फायदा उठाते हैं, ये उनका कहना। दूसरा, उन्होंने एक चीज और इम्पोर्टेंट कही जो राजनीतिक रूप से वाकई देखी जानी चाहिए और सभी लोग इसको इस पर गौर भी करते होंगे। उन्होंने कहा कि ये जो संघ है या भारतीय जनता पार्टी है, ये कभी भी जो है जो इमरजेंसी के तो पर्दे के पीछे जो नायक था, जो शख्स, उसका नाम है संजय गांधी, उस पे कभी कोई अटैक नहीं किया जाता है। संजय गांधी पे कभी कोई हमला नहीं किया जाता। उनके साथ जो मतलब पता नहीं क्यों सहानुभूति बरती जाती है, और उसका ये भी उन्होंने कल बातचीत में कहा है श्रवण गर्ग। और संजय गांधी की जो पत्नी है मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी तो भारतीय जनता पार्टी में है ही है, मतलब वहाँ की संस्कृति में और उसमें अब रच बस चुके हैं। तो ये उन्होंने जो इशारा किया कि जो 20 पॉइंट प्रोग्राम था संजय गांधी का, उसको 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 प्रेस करते हुए उसको लागू करने के बारे में चिट्ठियां हैं, पब्लिक डोमेन में है सारे खतो खिताबत, वो भी उन्होंने उसका जिक्र किया है। और माने संजय गांधी पे नहीं, उन्होंने ये कहा गर्ग साहब ने कि भाई इमरजेंसी के टाइम में राहुल गांधी की उम्र 5 साल थी, प्रियंका गांधी की उम्र 3 साल थी, मतलब, लेकिन आज उनको जो है वो किया जा रहा है। मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि भाई 5 साल का बच्चा था, उसका क्या लेना देना, लेकिन उसको किया रहा है, मगर इसके बरक्स उनके बारे में कोई बात नहीं की जाती। हाँ, उन्होंने वो सवाल भी उठाया कि नरेंद्र मोदी उस समय कहाँ थे, इसके बारे में कोई किसी को जानकारी नहीं है कि इमरजेंसी में वो किस जेल में थे या वो किस गतिविधि में कहाँ पर। इस बात का जवाब तो मोदी जी ने खुद दिया है, हम लोगों ने कैरी किया है। उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब इमरजेंसी लागू हुई तब वो युवा प्रचारक थे और अनुभव ग्रहण कर रहे थे, सीख रहे थे चीजों को, ये उन्होंने खुद ही कहा, हम लोगों ने लिया है उसको। और भी बातें की हैं उन्होंने, मोदी ने, अमित शाह ने क्या कहा है ये भी हमने बताया है ना, निर्मला सीतारमण ने क्या कहा है ये भी बताया है, पीयूष गोयल ने क्या कहा है, देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है, ये सब हम लोगों ने कैरी किया है।
तो मोदी जी ने बताया है, गर्ग साहब का ये जो सवाल था कि वो क्या कर रहे थे, बता दिया उन्होंने कि हम युवा प्रचारक थे और अनुभव ग्रहण कर रहे थे उस कालखंड में। हाँ, सुबैया साहब ने भी इसमें एक दिलचस्प बात जोड़ी है ना कि जब मैं आपातकाल के दौरान बोला जेल में था तो एकनाथ रनाडे को जिम्मेदारी दी गई थी, जो उस समय विवेकानंद मेमोरियल कन्याकुमारी में है, उसके इंचार्ज थे, प्रभारी थे। तो उन्हें जिम्मेदारी दी गई कि आप भाई जाओ आरएसएस की तरफ से और इंदिरा गांधी और संजय गांधी से मुलाकात करके ये प्रतिबंध हटाने की कोशिश कीजिए। तो लिखता है कि उस वक्त मेरे साथ लाल कृष्ण आडवाणी भी जेल में थे, और जो बातें आरएसएस के लोग जेल में कर रहे थे उस समय, उससे कहीं भी ये नहीं लगता था कि वो आपातकाल के विरोध में है, बल्कि वो तो खुले समर्थन में थे। तो खैर रनाडे साहब गए, रनाडे साहब को जब जिम्मेदारी दी गई संगठन की तरफ से तो वो दिल्ली आए, खूब भटके, लेकिन उन्हें दोनों ही लोग नहीं मिल पाए उस दौर में। मतलब वो मुलाकात करने इंदिरा गांधी और संजय गांधी से आए थे, लेकिन वो दोनों ही उनसे नहीं मिल पाए। जी, तो ये एक दिलचस्प उन्होंने भी जिक्र किया, सुबैया साहब ने भी। तो इमरजेंसी के कवरेज पर हमारी निगाह बनी रहेगी और इसमें कुछ और आगे दिलचस्प होगा तो हम लोग उस बारे में बात करेंगे। पर साथ ही हम आज का जो भारत है उसको भी उन उन रोशनियों में देखने की कोशिश करेंगे जो कि जिसके कारण हम आपातकाल को इतना बुरा कहते हैं, और जिसकी बात श्रवण जी ने काफी साफ-साफ उठाई कि ये जो उनका कहना था कि ये अघोषित आपातकाल है और ये बहुत ज़्यादा बुरा है उससे जो उस समय था। आगे चलते हैं। उन्होंने कहा कि तब जो है डर था, अब खौफ है। अघोषित आपातकाल में खौफ है, तब डर था। खौफ और डर का अंतर समझिए, वो ये कह रहे थे। तो आगे चलते हैं। इसके बाद ये एनआरसी की फिर से एक जो खलबलाहट है कि वापस लाने की बात टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापी है। तो ये कई जगह पे लागू हुआ। पूरा शाहीन बाग आंदोलन भी इसी तरह से हुआ और लोग जब संविधान लेके खड़े हो गए तो फिर वो सरकार को उसको बैक बर्नर पे डालना पड़ा। उन्होंने कभी भी वापस तो उसको तरह से नहीं लिया, जैसा कि उन्होंने किसान कानूनों को वापस लिया था जब ये मोदी जी ने कहा था कि उनकी तपस्या में कमी रह गई और उन्होंने इसके लिए माफी मांगी थी, जिसमें 600 से ज्यादा किसान मारे गए थे। पर दिल्ली में और बाकी जगहों पे जब एनआरसी और सीएए की बात चल रही थी तो काफी सारे लोग सड़क पर उतरे थे और वो एक तरह का बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था, पर फिर सरकार उसको लेकर चुप हो गई। हालांकि असम में वो चीज लगातार लोगों को परेशान कर रही है और उसको लेकर कई सारे सवाल हैं, और अगर वो फिर से उसको वापस लाने की अगर बात कर रहे हैं तो इसके दोनों मतलब देखने की बात है कि एक ये कि वो किस तरह से देश के लिए किस तरह से इस्तेमाल होगी और लोगों के खिलाफ किस तरह से इस्तेमाल होगी। तो ज्यादातर देखने में तो यही आता है कि वो लोगों को परेशान करने, जैसे कि कई बार वो पाकिस्तान भेज दिया तो वो कोर्ट कह रहा है कि वापस बुला के लाओ उसको, जो एक महिला को उन्होंने पहलगाम के बाद वापस भेज दिया। इस तरह से बांग्लादेश सीमा पे उन्होंने कई भारतीयों को धकेल के भेज दिया, फिर वहां से उन्हें वापस लाना पड़ा क्योंकि वो भारतीय ही थे। तो ये इस तरह की जो बुलडोजर किस्म की जो मानसिकता है कि आप अपनी धौंस से, दपट से, धक्के से लोगों के खिलाफ कानूनों का इस्तेमाल करने लगते हैं, और एक खास तरह के लोगों के साथ, एक खास कौम के लोगों के साथ, तब वो थोड़ा सा समझ में आता है कि वो देश के लिए तो नहीं है और लोगों के खिलाफ है। ये एनआरसी को, मतलब सरकार एनआरसी को फिर से लागू कर रही है, ऐसी बात नहीं है। ये इसमें ये है कि भाई एक इलेक्शन कमीशन ने ये एक नई व्यवस्था की है कि अवैध प्रवासियों को की पहचान करने के लिए उसका वेरिफिकेशन, जो वोटर लिस्ट है उसका वेरिफिकेशन, मतलब ये एक आशंका है, ये एक सवाल है कि कहीं सवाल है कि एक तरफ जो है, जो मतदाता सूची में लोग एकदम क्रांतिकारी तरीके से एकदम बढ़ते हैं और चुनाव आयोग उसके साथ उसको कोई दिक्कत नहीं है उस बात से, और वो तो उसको जस्टिफाई कर रहा है जब राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि आप अपना
तो वो बेसिकली एक सर्वेलेंस मॉनिटरिंग उस तरह की चीज है, और वो ये भी बताती है कि आपके जो वर्तमान में जो आपके पास तस्दीक करने के जो कागज हैं, चाहे वो आधार कार्ड है या राशन कार्ड है या वोटर्स कार्ड है, वो क्यों अपने आप में मुकम्मल नहीं है। दरअसल ये जो पूरा ओनस है, अभी तक जो सबसे बड़ी जो दिक्कत हुई कि वो ओनस अब अपने आप को आप दोषी नहीं है ये साबित करना आपका काम है। जो 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 अदालतों हाँ, की और जो कोर्ट अब की अभी आपके तक की थी कि आप तब तक निर्दोष है जब तक आपके पास साबित नहीं होता, ये साबित करना सरकार का कानून होता है, जो कानून लागू करते हैं उनका काम होता है। अब ये हो रहा है कि अब ये साबित आप करिए कि आप निर्दोष हैं, नहीं जब तक आप साबित नहीं करेंगे तब तक आप दोषी आप माने जाएंगे, आप संदेह में तो संदेह के घेरे में रहेंगे। और ये जो है ये इस सरकार का सबसे मेरे ख्याल से जो उसको मैं कहता हूँ कि ये सबसे चतुर कुटिल या एक तरह से जन विरोधी रवैया है, जो इसको लेकर जो परेशान करने वाली बात है कि जैसे कि ये ज्यादातर आप देखते हैं गौरक्षा वाले मामलों में कि ये साबित करना पड़ेगा जो आदमी, अगर वो पकड़ा जाता है कि मटन या बीफ या जो भी संदिग्ध तौर पे ले जा रहा है, ये उसको साबित करना है कि वो ये नहीं था। तो एक गुजरात में ऐसा हुआ था कि एक शादी में किसी की बेटी की शादी थी, और उसमें फिर बाद में आरोप लगाया गया कि इसमें गोमांस सर्व किया गया, और फिर उसको ये तब तक तो शादी हो गई, फिर लोग चले गए, तो उसको पकड़ लिया गया और उससे बोला गया तुम साबित करो कि वो गोमांस नहीं था। तो ये जो पूरा तो सरकार क्या है कि वो अपनी जिम्मेदारी एक तो आउटसोर्स कर रही है लोगों पे कि तुम हमारा काम तुम करो, कि तुम्हारा काम है कि तुम बताओ कि तुम हो कि नहीं हो। दूसरा कि मैं तुम्हारे इस कागज का या जो भी तुम बता रहे हो अपने बारे में या नहीं बता रहे हो अपने बारे में, तो मैं इसका इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करूंगा। ये दो बातें सरकार जो फ्लिप हुआ है और जो प्रॉब्लमेटिक है, जो कि जब भी आप फिर उसमें होता ही है कि अगर आप जब अदालत जाते हैं, जब सवाल उठाते हैं, आपके पास वकील अगर हैं ठीक से जिरह कर, तब शायद आप इससे बच पाते, पर तब तक आप एक लंबित मामले की तरह आप एक जहाँ पे प्रोसेसिव पनिशमेंट है उसमें आप रहते हैं। हम लोग आज इसमें एक ये भी है, दिलचस्प है ये कि भाई वोटर लिस्ट भी आप ही बनाते हो ना, आप ही सारे डॉक्यूमेंट की तस्दीक करने के बाद आप ही उसका नाम शामिल करते हैं। अब आप ही ये कह रहे हो कि भाई आप आइए और आप दस्तावेज दिखाइए, और बैंकों में यही हो रहा है। देखिए केवाईसी आपसे हर 2-3 महीने में केवाईसी का मांगते हैं। जस्टिस सिस्टम में ये है कि अदालतों में आपको दोनों पक्षों को खुद ही प्रूव करना है कि आप मतलब दोष हैं। वहां कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है, तो ये बिल्कुल चल रहा है। और सवाल तो उठता ही है इसमें कि भाई ये अचानक क्यों, कि आपको ही सारी चीजें लानी है और ये प्रूव करना है, आप पूरा ओनस आपके ऊपर है कि आप जो है वैध है आपका सारा मामला, जबकि आपने ही उनको जो है 6 महीने पहले सूची में दर्ज किया था। ये भी मतलब बड़ा कंट्रास्ट है ये, कि 6 महीने पहले या साल भर पहले जब भी मतदाता सूची बनी तब आप ही ने दर्ज किया था। अब आप ही कह रहे हैं कि उनसे कि भाई आप दिखाइए, तो सवाल तो उठेगा, वही उठा है, वही आशंका व्यक्त की जा रही है। और वो भी है कि हम लोग कितनी जगह पे अपना केवाईसी देते हैं और कहीं आधार चलता है, कहीं पैन चलता है, कहीं कुछ और आपका आईडी चलती है, और उसके बाद भी और फिर वो डेटा बिक भी जाता है सरकार की तरफ से, तो वो डाटा सिक्योरिटी भी नहीं है मेरी वहां पे। तो मतलब ये जो इतने सारे सवाल हैं इन चीजों को लेकर, बहुत बड़ी समस्या है आम नागरिक की। आप देखिए हम लोग देखते रहते हैं, हमारे यहाँ जो मेड काम कर रही है वो उनके पास आते हैं मैसेज, हर 3 महीने में बैंक से आ जाता है कि आप केवाईसी अपना अपडेट कराइए। अरे भाई मतलब एक काम मिला हुआ है नागरिक को कि आपको ये करना है, तो ये भी हो सकता है इसके पीछे इरादे ये हो कि आप जो है जो मूल मुद्दे हैं, जो असली समस्याएं हैं, उनसे मतलब आपको डाइवर्ट करके एक इस तरह के काम में लगा दिया गया है कि हफ्ते में 2 दिन आपको यही करना है, मतलब सारी जगह डाटा को जो है अपडेट कराना है, अपने बारे में जानकारी अपडेट करानी है, हफ्ते में 2 दिन आप इसके लिए निकालिए। ये इस तरह का है मतलब कुछ। बिल्कुल। तो ये अपने आप में एक
बहुत सारे बड़े सवाल हैं इन चीज़ों को लेकर जो लगातार किए जाते रहते हैं, और जिसको लेकर मेरे ख्याल से ज़्यादातर वो वर्ग परेशान है जो एक तो शायद जो उतना समर्थ नहीं है, और वो और जो जानकार नहीं है। जैसे कि ये भी हम ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह के बारे में बात करते रहते थे, तो उसमें भी हम देखते हैं कि अ, कितने सारे फॉर्म्स जो हैं वो अंग्रेजी में भरे जाते हैं, और भाषाओं में उसको उस तरह से नहीं होता। हालाँकि हमने कल परसों ही खबर छापी थी कि संस्कृत में कितना सारा पैसा सरकार खर्च कर रही है। तो आगे चलते हैं इसके बाद जो गौरव। जी, ये एक जम्मू से जो पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो आया था, उसका हमने ज़िक्र अभी किया था। जहांगीर अली की रिपोर्ट है कि पुलिस को एक शख्स को उठाती है, उसे बोनट पे बिठाती है। कुछ 1-2 साल पहले या कुछ साल पहले हमने ऐसा ही मामला आर्मी का भी देखा था, जिसमें आर्मी ने एक नागरिक को जीप की बोनट पे बैठा के घुमाया था। तो यही यहाँ पे भी हुआ है, और पुलिस ने कहा कि भई वो पेशेवर चोर था, और जब हम उसे गिरफ्तार करने गए तो वो खूब शराब पिए हुए था, इसलिए बोनट पे बिठा के लाए। तो ये बड़ा अजीब सा तर्क पुलिस ने दिया। इसके अलावा अगली खबर है, अकाली नेता विक्रम मजीठिया, भ्रष्टाचार के मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। विजिलेंस ब्यूरो ने अमृतसर से इन्हें उठाया कल। तो शुरुआती जांच में 540 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी की बात की रिपोर्ट आ रही है कि भाई 540 करोड़ की प्रॉपर्टी का पता चला है जी। कि और छापों की जो राजनीति है, या छापों का जो इसको बोलते हैं प्रक्रिया है, इसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि जिस समय जब दावे किए जाते हैं, पहले तो धमकियां जाती हैं कि ये आएंगे, हम आएंगे तो इन पे कार्रवाई करेंगे। तो विक्रम मजीठिया का नाम काफी समय से पंजाब में लेते लिया जाता रहा है, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों या फिर अब आम आदमी पार्टी के। और फिर कार्रवाई होने में समय लगता है, फिर कोर्ट में जाते हैं, तो फिर वहां पे क्या होता है, तो ये जब तक उसका जो है अंतिम फैसला नहीं आता, हम लोगों को ये देखना चाहिए, और शायद उससे समझ में आता है कि ये मामला सचमुच भ्रष्टाचार का है, या फिर उसके पीछे राजनीति है। क्योंकि वो सब भी, ये सारी प्रक्रियाएं भी अब जो है जिसपे ये सब भी शक के घेरे में है। जैसे कि नागरिक सरकार के शक के घेरे में है, वैसे सरकारी प्रक्रिया जो है कि अब अगर आपके पास ईडी या सीबीआई पहुंचती है, तो वो इसलिए आ रही है कि आप भ्रष्ट हैं, या आपने कुछ गड़बड़ कर रखी है, या फिर उसमें वो एक वॉशिंग आप भ्रष्ट शासन के समर्थक हैं या नहीं है, इससे तय हो जाएगा। वो बेसिकली वो आपको वॉशिंग मशीन की तरफ जाने के लिए इशारा कर रही है कि आप ये बहुत ही ये सारी प्रक्रियाएं भी अपने आप में डराने, धमकाने, बरगलाने, मैनिपुलेट करने, तोड़ने फोड़ने, सियासी उल्लू सीधे करने के तरीके बन चुके हैं। नहीं, ये प्रैक्टिस जो है बढ़ती जा रही है, और इसके पीछे मतलब एन केन प्रकारेण पॉलिटिकल जो एक मतलब लाभ लेने का ही वो उद्देश्य होता है। और मीडिया भी, मतलब हम लोग भी, हमारी बिरादरी भी उसको, ये बात बिल्कुल सच है कि उसका फॉलो अप करते नहीं है, उसका जो टेल एंड पे जाके ये देखते नहीं है कि इसमें हुआ क्या। तो वो ये छापे आपे और सर्चेस डाल करके जो उनको फौरी तौर पे जो तात्कालिक लाभ लेना होता है वो ले लिया जाता है, और उसका हल्ला करके, उसका शोर करके। हमने अभी हाल में कई ऐसे मामले देखे हैं जिसका मतलब जब जब कार्रवाई हुई थी, या आप याद करिए 2014 के इलेक्शन के पहले का कैंपेन मोदी जी का, उन्होंने वो 2G और कोलगेट और ये और वो तमाम चीजें जो है यूपीए 2 के खिलाफ तमाम चीजों का हल्ला किया था। क्या हुआ अभी पिछले दिनों जो है कॉमनवेल्थ घोटाले में सो कॉल्ड अंदर गए सुरेश कलमाणी साहब, वो बरी हो गए, बाहर आ गए वो। और कितना शोर हुआ था ऐसे 2G में। तो ये जो मजीठिया का मामला है, वाकई बहुत लंबे अरसे से चल रहा है, और अब जाकर के वो फिगर आई है कि साहब 540 करोड़ का वो है, और अब ये कार्रवाई हो गई है। अब इसको आखिर तक मीडिया भी क्या है कि मजीठिया साहब का 6 महीने बाद क्या होगा उस पर ध्यान नहीं होगा। अभी अब ये हो गया कि भाई मजीठिया जी के खिलाफ कार्रवाई हो गई है। तो ये एक प्रैक्टिस चल रही है। और ये अभी जो हाँ पिछले
हेडलाइन ग्रैबिंग होती है काफी सारी इससे, कि हेडलाइन मैनेजमेंट की तरह भी होता है। मतलब हम लोग अखबारों में काम करते हैं, हमें पता है लंबे समय से कि ये, जैसे कि कोई चीज पकड़ी जाती है तो बताई जाती है कि इतने सारे उसकी है, फिर वो निकलती उतनी है या नहीं नहीं है, किस आधार पे कोई चीज बात को कह रहा है, वो भी कुछ स्पष्ट नहीं होता। वो तो एक दौड़ पड़ते हैं और एक उस दिन की खबर बन जाती है। ईडी वगैरह के जो कन्विक्शन के जो आंकड़े हैं, रेट है, वो तो देख लीजिए, वो अपने आप पूरी कहानी बयां करते हैं कि कितना कन्विक्शन रेट है भाई। कितना खराब आपने 100 लोगों को पकड़ा और अंजाम तक जो है 5 अगर लोग पहुंच रहे हैं, तो मतलब क्या है फिर तो मतलब वही है ना कि जो चल रहा है, जो प्रैक्टिस, जो हेडलाइन वाला वो है। हेडलाइन वाला, और प्रोसेस इज द पनिशमेंट, कि भाई आप या तो मतलब आपके खराब, सरकार के खराब होमवर्क के कारण, सरकार के खराब तैयारियों के कारण लोग जो है उसकी कीमत चुकाते। मतलब हालांकि हमारी कोई सहानुभूति विक्रम मजीठिया से नहीं है, पर हाँ, ये मतलब हमारा ये पर वो विक्रम मजीठिया काफी लंबे समय से राजनीति में है, बादल परिवार के रिश्ते में भी लगते हैं, तो वो और ये भी है कि पंजाब में अकाली दल बादल का जो है वो स्टॉक पहले जैसा नहीं रहा है, तो उन सारी चीजों के साथ में उसको एक समग्रता के साथ देखना चाहिए, और फिर शायद इसमें नतीजे में पहुंचना चाहिए। क्योंकि अब ये इस तरह की जो हेडलाइंस जो है, वो लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ जिसको बोलते हैं ना, वो 24 कैरेट का की शुद्धता उसमें नहीं है, ये मान के चलना चाहिए लगातार तौर पे। आगे बढ़ते हैं गौरव। जी, गुजरात के महिसागर जिले में 123 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन घोटाले का कल भंडाफोड़ हुआ है। उसमें 12 अधिकारी आरोपी बनाए गए हैं। तो ये एक छोटी सी खबर है। 620 से ज्यादा गांव में पानी पहुंचाना था, कुएं खोदने थे, ट्यूबवेल लगनी थी, लेकिन वो सारा पैसा गायब हो गया। तो इसको क्या शुभांशु कोई राय हम कह सकते हैं जी कि इसको भी हम कोई इसको कह सकते हैं कि इसके लिए क्या शब्द होगा, जो जैसे बार बार ये हर जगह पे जिहाद का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी कोई जिहाद है कि अपने ही लोगों तक पानी नहीं पहुंचने देने की जो एक एक सरकारी कार्यक्रम है, वो यहाँ तक पहुंचा कैसे वो, और उसका इंचार्ज कौन है। घूम फिर के सवाल हर जगह आता है कि उसका इंचार्ज कौन है, क्योंकि सब लोग हर जगह फोटो तो एक ही व्यक्ति का देख रहे होते हैं, चाहे वो पहलगाम से लेकर या इस बात को भी देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि इसका कोई इंचार्ज नहीं है। मतलब ये वैसे कई सारे पुल भी गिरा था वहां पे, तो कोई किसी को सजा नहीं होती है इसकी। तो उन प्रक्रियाओं के पीछे हम ये देखते नहीं है कि हो क्या रहा है, और उसका मतलब आखिर दोषी कौन है, उसके जवाबदेही किसकी थी, और उसको फिर उसके साथ क्या हुआ। तो ये लगातार एक दिक्कत की बात है मेरे ख्याल से, और वो इसलिए भी है क्योंकि जवाबदेही के साथ साथ सरकार की पारदर्शिता बहुत कम है चीजों को लेकर। जी। एक एक अगली खबर खबर जो है। है ना, एक खबर जो है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, जो पूरा माने जो अब जिस सिस्टम की हम लोग बात कर रहे थे उसकी तरफ, उसका क्या हाल है उसकी तरफ इशारा करती है। और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है, एक सुप्रीम कोर्ट के पास एक मामला पहुंचा था कि जमानत का आदेश दिए हुए अरसा हो गया, लेकिन वो जो जो जिसको जमानत मिली थी, वो शख्स जो है जेल में बंद रहा, उसको मतलब जेल से छोड़ा नहीं गया। और उसकी वजह ये थी कि एक कोई तकनीकी खामी थी छोटी सी, उस वजह से उसको जो है, जो सरकार ने, माने ये यूपी सरकार से जुड़ा हुआ मामला है। और तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई, जमानत आदेश में जो धाराएं थी अपराध की, वो सारी दर्ज थी, लेकिन एक उपधारा नहीं होने के कारण आपने जो है एक व्यक्ति को जो है जेल में डाल के रखा इतने समय से, जबकि उसको बेल मिल चुकी है जेल में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पता है सवाल उठाया है कि भाई, क्या मालूम जो है इस छोटी सी आपकी तकनीकी खामी के कारण कितने लोगों को जेल में सड़ना पड़ रहा होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। तो ये मतलब ये इशारा करता है ना कि सिस्टम कैसे काम करता है। हो गया आदेश जमानत का, लेकिन वो जेल से उसको छोड़ ही नहीं जा रहा है, क्योंकि साहब वो कोई एक बताया कि उपधारा नहीं थी साहब, उसमें सारी धाराएं लिखी हुई हैं बेल ऑर्डर में, एक कोई उप उप है, धारा भी नहीं, उपधारा।
वो गायब है तो पड़ा हुआ है वो। हाँ तो वो गौरव। जो शिलार शुक्ला की जी जो नॉवेल है उपन्यास है राग दरबारी, तो उसमें एक लंगड़ है जिसकी, जो कि उस उपन्यास के शुरू से वो उसको एक नकल निकलवानी है और उसको नकल नहीं मिल पा रही है उस जाके वहां के दफ्तर से। और जब वो उपन्यास खत्म हो रहा होता, जो कि 300 पन्ने का होगा और जो हिंदी के सबसे बेहतरीन उपन्यासों में से है, तो उसके आखिरी तक भी उसकी नकल जो है निकल नहीं पाती है। तो ये हमारा जो, और ये मतलब हम लोग वही है। हमारी, और सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भाई पता नहीं कितने लंगड़ हैं, बिल्कुल लंगड़ ही लंगड़ है। आगे चलिए। हाँ गौरव। अभी अब पिछले 2014 के बाद से हम लोगों ने लगातार देखा है कि एक नया ट्रेंड आया है कि भाई मांस की दुकानें मंगलवार को बंद रहेंगी, शनिवार को बंद रहेंगी, नवरात्रि पे बंद रहेंगी, गणेश चतुर्थी पे बंद रहेंगी। ऐसे ही इसी कड़ी में एक और नई जगह जुड़ती है, पंढरपुर वारी महाराष्ट्र में है। 700 साल से भी पुरानी यहाँ पे एक धार्मिक वार्षिक तीर्थ यात्रा का आयोजन होता है। तो अभी क्या हुआ है, महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री हैं जय कुमार गोरे, तो उन्होंने सोलापुर जिला प्रशासन को लिखा है कि भाई इस पंढरपुर जो नगर है, जो वो कस्बा है, जब यात्रा होगी तो उसके आसपास एक हफ्ता पहले और यात्रा निपटने के बाद, मतलब टोटल 10 दिनों के लिए कुल मांस की बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। तो लोग सवाल उठाने लगे कि यार खाने पीने में सरकार को जितनी दिलचस्पी है कि लोगों को खाने पीने के पे नियंत्रण किया जाए, उतनी दिलचस्पी बाकी जगहों पे इतनी त्वरित नहीं दिखाई देती, इतनी सख्ती से नहीं दिखाई देती। एक ये खबर है, और दूसरा कि सोचने वाली वारकरी, खबर है। मतलब मैं पूना में रहा हूँ और मेरा जहाँ दफ्तर था उसके सामने ही तुका और संत ज्ञानेश्वर की जो पादुकाएं का एक मंदिर था, तो वो वारकरी जो यात्रा है वो मेरे ऑफिस के सामने से निकलती थी। और वो लोग इतने मतलब जब मैं अब गाजियाबाद में रहता हूँ और मैं उन कांवड़ियों को देखता हूँ जब वो जाते हैं, और कितना शोर और डीजे और लगभग हिंसक प्रदर्शन करते हुए वो जब जाते हैं आज के कांवड़ी, वारकरी सबसे प्यारे लगते हैं जब वो अपनी मंजीरे बजाते हुए पैदल जाते हैं और सबके साथ प्रसाद बांटते, मतलब वो एक बहुत ही और वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो दरअसल जो दलित और बाकी लोगों का सब, मतलब उन हिंदुओं की यात्रा है जो भक्ति मूवमेंट के लोग थे, जो दरअसल सवर्ण नहीं है उसमें। तो अब उस पे ये बात कहाँ जहां से उठी है और कहाँ गई है, कितना वो है, उसको लेकर ये सोचने की बात है। पर मुझे नहीं लगता कि उन लोगों में, जहां तक मुझे याद पड़ता है, जो भी जो वारकरी को याद है, वो सबसे प्यारा और सुंदर एक पैदल यात्रा है। और वो उन लोगों के द्वारा शुरू हुई है जो कि लगभग जो थे वो दलित और सवर्ण नहीं थे, जो हिंदू के हिसाब से। तो उसमें भी अब इस तरह की बातें उन पे भी लागू हो रही हैं या की जा रही हैं, ये सोचने की बात है। और उसको लेकर और ये लगातार ये बढ़ता जा रहा है कि हम प्रतिबंधों की सरकार की तरफ बढ़ रहे हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, और आप इन दिनों ये नहीं कर सकते, आप उन दिनों वो नहीं कर सकते। ये जो पूरा जो लगातार चला जा रहा है, ये ये इसी तरह का जो है। और ये मॉडल यूपी में देखने को था जब वहां पे मुसलमानों को पे काफी सारा ये था कि आप ये नहीं कर सकते, और आप बाहर रहिए और अपना नाम लगाइए कि आप कौन हैं, क्योंकि जो कांवड़ियों को इससे बात से जो है उनका दुनिया भर के जो नए सवाल, तो जो धर्म को एक तरह से खतरे में लाने की जो बात है, तो उसमें सरकार का कितना योगदान है, कभी हम इस बारे में सोचते नहीं है दरअसल। जो चीज 700 साल से चली आ रही है एक तरह से, और इस 700 सालों में अंग्रेज भी रहे, मुगल भी रहे, स्थानीय राजा भी रहे होंगे, और फिर आजाद भारत भी रहा, तो उस सब में ये चलता रहा होगा इस तरह से। अब जाके आप ये कर रहे हैं, तो ये अजीब बात है। और ये आपकी आपकी बाकी आपकी इनएफिशिएंसी को ना, आपकी जो अक्षमता को ही रेखांकित करती है ये बात। अगर किसी कोई कानून
ये बड़ा इसको बड़े सिस्टमेटिक ढंग से संचालित किया जाता है। देखिए, जिस शहर में मैं रहता हूँ, वहाँ जो है नवरात्र के पहले 9 दिन जो आती है अपनी चैत्र वाली, उसमें 9 दिन पहले और वो सर्दियों वाली भी 9 दिन जो है, जो नॉनवेज की जो जहाँ पे परोसा जाता है, लोग खाने जाते हैं, तो वो बंद रखते हैं, स्वमेव बंद रखते हैं, मगर किसी सरकारी प्रतिबंध या कोई अपील कुछ नहीं है, खुद ही बंद करते हैं। क्योंकि उसकी एक वजह भी है। देखिए, समाज में जो है व्यक्ति कौन क्या कर रहा है, मतलब कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पहन रहा है, इसमें जो है वो किसी तरह की बंदिश और खास तौर से सरकारी प्रतिबंध को पसंद नहीं किया जाता है। चाहे वो कोई भी, आप जो है आपकी दृष्टि जो भी हो, आपके इरादे जो भी हो, लेकिन आमतौर पे ये चीजें पसंद नहीं की जाती हैं। और ये जो महाराष्ट्र का जो मामला है, वो भी इसलिए मतलब उस पर बात हो रही है कि सरकार की तरफ से ये चीज आई है, मैंने मंत्री जी ने ये अपील की है। अगर समाज में से कोई बात उठती तो एक मतलब उस पर आप उसको दूसरे नजरिए से देखा जाता, लेकिन थोपा जाता। हमको, हाँ, एक बात और है इसमें कि हम लोग जैसे अभी 5 मिनट से इसी इसी विषय को दे रहे हैं 5 मिनट, तो जो फिर वही बात आती है कि रियल इश्यूज से डाइवर्ट करने के लिए जो जो सही में जो है सवाल हैं, जो मतलब आपकी जवाबदेही माने सिस्टम की जवाबदेही पर जो सवाल है, उन पे बात ना हो, ये जो गैर जरूरी चीजें हैं, ये इस तरह के जो मसले हैं, मतलब उनकी तरफ चीजें शिफ्ट कर दी जाए, तो ये भी एक चलता रहता है। और मतलब आप अगर सर्वे कराएं, उसका विश्लेषण करें, तो हम लोग ये पाएंगे कि 80%, 70-80% जो है इन्हीं विषयों पे चर्चा होती रहती है, और जो वाकई जो आम आदमी की तकलीफों से जुड़ी चीजें हैं, उन पे बात जो है बहुत कम हो जाती है। ये सारे मुद्दे जो है उसकी जगह ले लेते हैं कि भाई हम अगर जो है चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं या बनने वाले हैं, तो फिर हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज क्यों दे रहे हैं? भाई, अगर हम सक्षम हो गए हैं, सबको धंधा पानी मिला हुआ है, तो हमें ये जगह जगह राज्यों में महिलाओं को कहीं 1,500, कहीं 2,000, कहीं 2,500 रुपए क्यों देने पड़ रहे हैं? इन 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 सब सारी बातों पे, अच्छा, वो भी कोई अपने घर से नहीं दे रही है सरकारें। सरकारें अल्टीमेटली जो है जनता का पैसा ही दे रही है, कोई किसी की अपनी जेब से तो दे नहीं रहा है। तो इन क्यों बात होगी नहीं, बात काय पे होगी? ये सब इस पे होगी। तो ये भी एक मतलब ये एक प्रैक्टिस है, और इसको बहुत सोच समझ के ऐसा मुझे लगता है कि किया जाता है, ताकि ये जो बातें जो वाकई जिन पे बात होनी थी वो हो नहीं पाती। आगे बढ़ते हैं हम विदेश की आगे तरफ, ममदानी जो नाटो और वहां ममदानी पे पे आज नजर रहेगी, क्योंकि न्यूयॉर्क में इलेक्शन है मेयर का, और वो वो नवंबर में अपने इलेक्शन है। अभी उसको अभी उसको एक नॉमिनेशन मिला है डेमोक्रेटिक पार्टी का, पर वो पूरे के पूरे लगभग जो डेमोक्रेट्स काफी उदास थे ये ट्रम्प से चुनाव हारने के बाद, और उसके बाद जो पूरा भी वहां पे जो भी रायते फैल रहे हैं, रोज नए रायते, तो उसमें ममदानी का जीतना जो है उनको एक लग रहा है कि कोई एक नई धूप सी उगाई है उनके लिए उम्मीद की, जो कि अभी पता नहीं है, पर नवंबर में चुनाव होंगे। और जो जिनको उन्होंने पछाड़ा है, कुओमो जो पहले भी वहां पे गवर्नर रहे हैं स्टेट के, और वो मीटू वाले मामले में शामिल थे, तो उसके उनका ये कहना था कि वो शायद इंडिपेंडेंटली भी लड़ेंगे, बट ये काफी काफी बड़ी जीत की तरह देखा जा रहा है। हालांकि इन्होंने बहुत सारे वायदे किए हैं, जैसे कि लोक लुभावन जिनको कहा जा सकता है कि पर वो एक अलग बात है। पर इस समय वो उनकी जो राजनीति है, और खासतौर पर इसलिए कि वो एक मुस्लिम परिवार से आते हैं, उनके पिता मुस्लिम हैं और उनकी माँ मीरा नायर जो फिल्म मेकर हैं वो हैं। तो आज मैं सुबह देख रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनके उनके बारे में उनको निशाने पर रखा है अपने की, तो सारे जो रिपब्लिकन्स हैं वो सब एक तरह से उनको उनके खिलाफ अभियान छेड़ने में लग गए। तो ये हुआ है। और न्यूयॉर्क ज्यादातर जो है डेमोक्रेट्स लोग वहां जीतते भी रहे हैं, तो इसलिए ये समझा जा रहा है कि वो अगर कैंडिडेट बनेंगे तो, और जो बन गए हैं,
तो शायद वो पहली बार एक साउथ एशियन, दक्षिण भारतीय मूल का व्यक्ति वहाँ का पहली बार एक महापौर बनेगा न्यूयॉर्क का, जो कि बहुत ही जी शक्तिशाली और महत्वपूर्ण एक पद है अमेरिका की राजनीति में, और उस तरह से न्यूयॉर्क इतना बड़ा शहर है। तो ये एक है। फिर बात ही जो दुनिया को समझ में आ गया है शायद अब बहुत सारे झटके खाने के बाद, कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ बर्ताव कैसा करना है। तो चाहे वो नाटो है या पाकिस्तान, और शायद पाकिस्तान ने इसकी एक अच्छी मिसाल कायम की जब उन्होंने नोबेल सम्मान के लिए उनका नामांकित किया। हालांकि उन्हें पता था कि ये इसका कुछ होना जाना है नहीं, तो अब सबको पता है कि कुछ होना जाना है नहीं, पर फिर भी वो लगभग नाटो के सारे देश और नाटो के प्रमुख डोनाल्ड ट्रंप के प्रति वहां बिछे हुए हैं एकदम से, और उनको एकदम जैसे बोलते हैं कि उनकी डैडी घोषित कर दिया गया है। हाँ, उनकी शान आन बान शान में एकदम बिल्कुल बिछे हुए हैं, और उसको उनकी बड़ाई किए जा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप भी गदगद हैं, और वो भी ओत-प्रोत हैं उनकी उससे, और वो वहाँ पे देश दुनिया को चलाने वाले और सारी जो सामरिक और आर्थिक और बाकी चीजों को फैसले जहाँ पे हो रहे हैं, वहाँ पे अब ये एक तरह का नए किस्म का जो राग दरबारी गाया जा रहा है, और वो शायद वो काम कर रहा है दरअसल कि ये नहीं तो सबसे बड़ी दिक्कत इनके यहाँ पे ये थी कि वो जैसे कि वो बीच में G7 से उठ के चले गए थे, तो कहीं नाटो से भी उठ के ना चले जाएं। और दूसरा ये कि ये बात जो उनकी थी कि नाटो के बाकी सदस्य जो है अपना फेयर शेयर जो नहीं दे रहे थे, तो ट्रम्प की धमकी का ये असर तो हुआ कि बाकी जो मेंबर स्टेट्स हैं वो अपना हिस्सा 5% तक अपनी टोटल जीडीपी का वो उसमें नाटो के लिए खर्च करेंगे। ये भी सवाल बहुत जब महत्वपूर्ण है नाटो के लिए भी कि वो पुतिन को लेकर, क्योंकि पुतिन को लेकर पूरा का पूरा नाटो काफी संदेह की निगाहों से देखता है, खासतौर पर यूक्रेन के साथ में युद्ध चल रहा है उनका। पर ट्रम्प का जो उनको लेकर खासा एक मुलायम या नरम रवैया है, और जितना जितना नरम रवैया उनका पुतिन के लिए, उतना जो है नाटो या बाकी जो लोकतांत्रिक देशों के लिए नहीं दिखलाई पड़ता है। तो उसको लेकर भी कई सारे वहाँ पे सवाल हैं, पर शायद दुनिया अब समझ रही कि उनको कैसे खुश रखा जाए और कैसे चीजें आगे बढ़ाई जाए। तो उम्मीद की जा रही है कि आगे का ये रास्ता शायद वो आसान होता चला जाए। अब हमारा आज का समय अब शायद होता जा रहा है, तो आज हम एक पॉइंट सर, मैं एक चीज जोड़ रहा हूँ बस। एक मजेदार मतलब जो नाटो का कल उन्होंने पूरा बैठक हुआ और उसमें तय किया कि भाई 2035 तक हम टोटल जीडीपी का जो 32 देश है वो 5% अपने इस पे खर्च करेंगे डिफेंस पे। लेकिन इसमें एक मजेदार चीज है कि इसमें भी केवल 1.5% साइबर सुरक्षा पर खर्च होगा। अगर इस हिसाब से देखें कि वो टोटल जीडीपी का 1.5% साइबर अटैक से बचने के लिए खर्च करेंगे, तब ऐसी स्थिति में तीसरी दुनिया के जो मुल्क हैं वो कहाँ नजर आएंगे? 1.5% उनकी टोटल जीडीपी का केवल साइबर अटैक को रोकने के लिए खर्च हो रहा है, और वो तो इस ग्लोबल व्यवस्था में मतलब वो अटैक का खतरा तो तीसरी दुनिया के मुल्कों पे भी है। उनकी क्या स्थिति होगी इसके बाद? ये भी एक दिलचस्प बात होगी कि वो अपना बजट बढ़ाएंगे या उनके सामने कैसे संकट खड़े होते हैं। जी, उनको उनसे और केवाईसी करवाया जाएगा, ताकि वो उनकी साइबर सुरक्षा के जिम्मेदार वो खुद होंगे। उनके लिए उसके लिए सरकार या जो सूचना प्रौद्योगिकी का मंत्रालय उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। आप अपना बैंक में जाइए, खुद ही लुटवाइए, खुद अपना केवाईसी करवाइए, ऑनलाइन बैंकिंग करवाइए, आप कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाइए, और जाके उसके बाद साइबर क्राइम का शिकार बनिए। और वो साइबर क्राइम का शिकार बनना लगभग उस तरह का जैसे कि आपको मोबाइल घूमने पे शायद ही मिलेगा कभी वो। नहीं, वो आप कहीं जाओगे, आप किसी डेस्क पे जाओगे समस्या लेके, तो सरकार ने कह दिया है मतलब कि तो आपसे कहा जाएगा भैया आप जो है आप देख लो, आपने अवेल कर रहे हो ना, आप इसका उपयोग कर रहे हो, तो आप देख लो इसको, आप नहीं तो आप खत्म कर दो इसको, आप जो है ये हटवा ही दो, आप ये सब ये खत्म कर दीजिए इसको। मिला के एक एंटीवायरस मतलब अब सबकी जिम्मेदारी खुद की है। एक एंटीवायरस अपने अपडेट रखे बोला। भारत सरकार फंड की कमी है अभी।
दुनिया जब अराजक होने लगती है ना, तो वो उसमें फिर हर कोई अपने लिए खुद जिम्मेदार होता है। जैसे एक बहुत अच्छी फिल्म ब्लड डायमंड, तो उसमें वो कोई भी किसी को कहीं भी मार देता है, तो फिर वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं टीआईए क्या है, तो दिस इज अफ्रीका। तो यहाँ पे कोई कोई कुछ काम नहीं करता है। जो जहाँ जैसा है, अराजकताएं जब बढ़ती हैं तो उसका 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 यही होता है कि जिस समय कोई भी कायदे, नियम, कानून, इकबाल साहब कह गए, सिद्धांत काम इकबाल साहब जो है वो इसीलिए कह गए, वो बहुत पहले ही कह गए कि वो खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। मतलब खुद को आप बुलंद करते रहो, कुल मिला के ये है, खुद को बुलंद करते रहो। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फिर इस बात को कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैंने सीज फायर कर बैठा और वो ट्रेड डील मैंने कराई और उस वजह से दोनों लोगों का संघर्ष खत्म हुआ। फिर से कह दिया उन्होंने। मेरे ख्याल से इस बारे में सरकार यहाँ भारत में एक जो है रेफरेंडम करवाना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप को किस तरह भारत सरकार और नरेंद्र मोदी किस तरह एक मुंह तोड़ जवाब दें कि वो अब ये बात कहना बंद कर दें, ताकि जो है हमारी जो विदेश नीति है और ये कि हम मध्यस्थता स्वीकार नहीं करते पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए, ये पूरी तरह से स्थापित हो सके। तो आज की सभा हम यहीं पे खत्म करते हैं और कल फिर मिलते हैं। और इस बीच आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हम ख्याल लोगों के साथ साझा भी करिए। और इमरजेंसी पर जो श्रवण गर्ग ने के साथ मेरी बातचीत हुई है उसको जरूर देखिए। वो इस समय के लिए भी और उस समय के लिए भी शायद आपके काम की हो। बहुत शुक्रिया और नमस्कार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।